आज है हम अपने डे 8 पे और आज हम पढ़ने वाले हैं मास्टर सीरीज़ के पेपर 2 में मॉडर्निज्म द ग्रेट लिटरेरी रेवोल्यूशन। तो जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि हम इससे पहले एलिजाबेथन एज, मेटाफिजिकल एज, विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज और शेक्सपियर, ट्रेजेडीज, डिकेंस, नॉवेल्स बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं अभी तक हर दिन पर। तो आज के 8वें दिन पे आज हम कर रहे हैं मॉडर्निज्म। जिनको टाइमलाइन का थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है उनको एक बार मैं टाइमलाइन दिखा देती हूँ कि हमने ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, एलिजाबेथन, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मेटाफिजिकल सब कर लिया है। अब मेटाफिजिकल पता है कहाँ पे आता है? एलिजाबेथन और नियो क्लासिकल के बीच में। ठीक है, इसके बाद अब हम कर रहे हैं जो हमारा पूरा ब्रिटिश लिटरेचर कवर कर रहा है पार्ट, वो विक्टोरियन के बाद अब हम कर रहे हैं मॉडर्निज्म। आज हम कर रहे हैं जो 1901 से 1945 तक है, जहाँ पे हर चीज़ फ्रेगमेंटेड है और उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। ठीक, ब्रोकन माइंड को एक्सप्रेस किया जा रहा है, जहाँ पे हमको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी देखने को मिल रहा है और फ्रूट का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल रहा है। तो सारी चीज़ें हम समझते जाएंगे। अपना डे 8 स्टार्ट करते हैं मॉडर्निज्म से, जो द ग्रेट लिटरेरी रेवोल्यूशन पीरियड है। इसमें हम डीप डाइव करने वाले हैं, PYQ इंक्लूडेड हैं और रिवीजन भी है, सब कुछ है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और आपको वो मिलने वाली है जो उसकी आपको ज़रूरत है, द डोज यू नीड। यही हमारे चैनल का नाम भी है। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन हो जाएं। ये चीज़ें मैं आपको बार बार नहीं बताई जाएंगी। ठीक, अब हम डीप डाइव करते हैं अपने कॉन्सेप्ट में डायरेक्टली कि मॉडर्निज्म पीरियड में क्या हुआ है, क्या हो रहा है। तो जैसे कि इस टेबल में मैंने आपको दिखाया कि जैसे ओल्ड इंग्लिश में, अब मैं थोड़ा सा जस्ट दे देती हूँ क्योंकि कुछ नए बच्चे हो सकते हैं जिनको ये सब नहीं मालूम हो। तो पहली बात तो जिनको नहीं मालूम है तो उनको ये सेपरेटली हर एक वीडियो देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। डे 1 से डे 7 तक का कंसिस्टेंट रह के पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक एक घंटे की क्लासेस हैं, डेली करते रहो, कोई लोड नहीं होगा, बस रोज के रोज रिवाइज करते रहो। ठीक है, अगली बात ये है कि अगर आपका बिल्कुल भी बेस नहीं है, आप बिल्कुल फाउंडेशन मतलब बिगिनर है ना, फाउंडेशन स्टेट पे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि फाउंडेशन सीरीज़ जो हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसको चेकआउट करना है और उससे पढ़ना है। ठीक है, फाउंडेशन सीरीज़ के जो आपके कुछ लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट करना है, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी, अगर आपको जैसा सुटेबल लगे, आपकी जैसी नीड हो। ठीक, पेपर 2 के लिए ये वाली सीरीज़ चल रही है। रोज़ शाम को हम एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें आपको देखना है, समझना है, पढ़ना है। इसमें हमने नियो क्लासिकल, विक्टोरियन, रोमन सब कर लिया। मॉडर्न में हम देखने जा रहे हैं। मॉडर्न में हम क्या देखने जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं कि मॉडर्निज्म होता क्या है, इसका कोर आइडिया कहता क्या है। आज बताओ कौन सा कलर से पढ़ोगे, कौन से कलर से पढ़ेंगे आप बताइए? ब्लू से पढ़ा दूँ? नहीं, पिंक से पढ़ा दूँ? चलो पिंक से पढ़ा के देखते हैं मॉडर्निज्म। एंड ठीक है, दिख रहा है ना? आई थिंक डार्क हो जा रहा है, अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो मॉडर्निज्म, अब हम ये देखते हैं कि मॉडर्निज्म कहता क्या है, मतलब इसका आइडिया क्या है। तो मॉडर्निज्म इज जस्ट नॉट अ लिटरेरी मूवमेंट, इट इज़ अ रेडिकल ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन इन रिस्पॉन्स टू फ्रैक्चर्ड पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, कब हुआ था? 1914, है ना? तो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की क्राइसिस हुई थी, उसके बाद का जैसा भी जो भी चीज़ें हुई थी उसको जो लोग लिख रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, एक जो रेडिकल पैटर्न चल रहा था उससे ब्रेक ले रहे थे। ठीक है, एक जो ट्रेडिशनल पैटर्न चल रहा था उससे ब्रेक ले रहे थे मॉडर्निज्म में। और विक्टोरियन सर्टेनिटी अबाउट गॉड, प्रोग्रेस एंड सोसाइटी कोलैप्स्ड। क्या हुआ, इससे पहले विक्टोरियन पीरियड था, तो विक्टोरियन पीरियड में जो हम गॉड, प्रोग्रेस, सोसाइटी इस सब के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि विक्टोरियन में भी लोग टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, वो देख रहे थे। इसकी मैंने आपको सारी चीज़ें कराई थी, जिनको नहीं याद है वो एक बार देख लें, जिनको नहीं याद है। ये तो पेपर 1 का है, पेपर 2 का मैं दिखाती हूँ। इसमें देखो, ये मैंने आपको सारी चीज़ें कराई थी, है ना? ये तो विक्टोरियन नॉवेल्स और डिकेंस के बारे में कराया था, बट उनके बारे में क्या कहते हैं, विक्टोरियन पीरियड के बारे में। ये देखो रिसर्च वाला बॉक्स देख लेते हैं, रिवीजन वाला। विक्टोरियन पीरियड में मैंने बताया था कि क्वीन विक्टोरिया का
शासन चल रहा था जो एज ऑफ डाउट, रिफॉर्म और एम्पायर तीनों बनी, जिसमें हमने देखा था कि कैसे क्राइसिस ऑफ फेथ आया था डार्विन की थ्योरी से, और आर्ट फॉर आर्ट, सेक्स वाली सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो उसके साथ क्या हो रहा था कि डे 8 में जो मॉडर्निज्म पढ़ रहे हैं उसमें क्या हुआ कि हम ये जान रहे हैं विक्टोरियन का जितनी भी चीज़ें थी, सर्टिनिटी अबाउट गॉड, प्रोग्रेस और सोसाइटी कोलैप्स, ये सारी हटके मॉडर्निस्ट राइटर्स जो आए उन्होंने इस पे रिस्पॉन्ड किया बाय रीस्ट्रक्चरिंग फॉर्म इटसेल्फ। उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया सारी चीज़ें और एक लिखने का नया ढंग निकाला, क्योंकि जो ओल्ड फॉर्म्स थी वो अब न्यू रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी। दैट्स वाई मॉडर्निज्म केम। मुझे लगता है आपको ये कोर आइडिया समझ में आ गया होगा, और अगर आगे समझते जाएंगे तो और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको मैं बता दूं कि आपको अगर चीज़ें 10% भी समझ में आ रही हैं ना, तो आप क्लास में बैठे रहो। मतलब आपका बेस अगर तैयार है और यहाँ पे 10-20% भी आपको चीज़ समझ में आ रही है तो आप बैठे रहो, आपको चीज़ धीमे धीमे आ जाएगी। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि शुरुआत के 2 मिनट में ही आपको सारा समझ आ जाएगा, है ना। और जिनका बेस नहीं है उनसे मैं नहीं कहूँगी कि आप यहाँ रुको, मैं कहूँगी कि पहले फाउंडेशन वाले प्लेलिस्ट में जाओ, वो फाउंडेशन क्लियर करो जिससे आपकी चीज़ें बेहतर रहें। और अगर आप ये एक सीरीज़ में पढ़ेंगे कि एलिजाबेथ पढ़ा, फिर एलिजाबेथन एज पढ़ा, फिर क्लासिकल पढ़ा, फिर मेटाफिजिकल पढ़ा, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगे। आपको ऐसे भी समझ में आ सकता है टुकड़ों में अगर आपका पढ़ा हुआ है, वरना आप सीरीज़ में चलेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक, अब इसका पीरियड कब कब था आप रफली मान सकते हैं 1890 से 1945 तक। आप और पीक पीरियड क्या है 1910 से 1930 तक। आपने जैसे देखा हर पीरियड में, हर एज में लास्ट में आते आते जो राइटर्स होते थे ट्रेडिशंस तोड़ने लगते थे, है ना, वो चीज़ें बदलने लगते थे, जिससे क्या होता है कि अगली एज आती है। तो वैसे ही इस एज का कोर मोटो क्या था कि जो एज ऑफ पाउंड्स का था, मेक इट न्यू, ये इसका कोर मोटो था। ट्रेडिशन मस्ट बी डिसमेंटल्ड एंड रीमेड। कि क्राइसिस क्या हुई थी, क्राइसिस वाली बात क्या हुई थी कि दिक्कतें कहाँ पे आ रही थी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था जो 1914 से 18 तक हुआ था, उसने सब कुछ तोड़ दिया था, सब कुछ बिखेर दिया था। फेथ इन रीज़न, एम्पायर, प्रोग्रेस इन गॉड, ये जो सारी चीज़ें चल रही थी हमारे विक्टोरियन पीरियड की, इसको सबको बिखेर दिया था। तो जो हमारी फिलोसफिकल रूट्स थी, जिनकी अगर हम कहें डार्विन की इवोल्यूशन क्राइसिस जो हम कह रहे थे, मार्क्स का जो हम क्लास वॉर कह रहे थे, नेस्टेन का जो हम डेथ ऑफ गॉड कह रहे थे, फ्रूट का जो अनकॉन्शियस कह रहे थे, और आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी थ्योरी कह रहे थे, इन सब की अपनी अपनी थ्योरी के साथ ये हमारी फिलोसफिकल रूट्स बन के हमारे मॉडर्निज्म को इसने उभारा है। अब हम ये देखते हैं कि मॉडर्निज्म आया कैसे और क्यों आया। वाई डिड मॉडर्निज्म इमर्ज। ये इसलिए ऐसे आया कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम जानें तो हम ये जान सकते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद डिसइल्यूजनमेंट आ रहा था, है ना, उसको उभारा गया, उसको देखा गया, ऐसे करके मॉडर्निज्म आया। कैसे करके आया कि वॉर रिवील्ड द ब्रूटैलिटी बीनीथ सिविलाइज्ड सोसाइटी, लॉस ऑफ फेथ इन ग्रैंड नैरेटिव्स। जो हम विक्टोरियन नॉवेल्स में ग्रैंड ग्रैंड नैरेटिव्स देख रहे थे, बड़ी बड़ी बातें देख रहे थे, है ना, इतने सारे करेक्टर्स, इतने सारे सब प्लॉट्स, अब जो बच्चे सीरीज से करके आ रहे हैं ना, लाइन से करके आ रहे हैं, उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये ग्रैंड नैरेटिव्स, ये जो मैं सब प्लॉट्स की बात कह रही हूँ, मेलोड्रामा की बात कह रही हूँ, वास्ट करेक्टर्स की बात कह रही हूँ, ये सारी चीज़ें ना विक्टोरियन पीरियड की। और जो विक्टोरियन पीरियड समझ के आ रहा है उसको मॉडर्निज्म आसानी से समझ में आएगा। तो चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, है ना। अब आपको याद 3 का टेबल नहीं है, आप याद करना चाह रहे हैं 12 का टेबल, तो मैं ये नहीं कह रही आप याद नहीं कर लेंगे, आप कर लेंगे, लेकिन आपको वो सेंस ऑफ फैमिलियरिटी नहीं आएगी, आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी कि अच्छा 12 की टेबल में 3 का टेबल भी इंक्लूड है, मतलब समझो मल्टीपल्स, वो वाली सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं समझ आया आपको, आ गया होगा। अगली बात अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, अच्छा पेन कॉपी अगर अभी तक लेके नहीं बैठे हो, दोबारा कह रही हूँ कि
10 मिनट होने वाले हैं, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, उससे तुम्हारा फ़ायदा होगा। और ये जो जितना जितना हाईलाइट कर रही हूँ, की पॉइंट्स जो बोल्ड में दिख रहे हैं उनको छोड़ना मत, उनको पॉइंटर्स की तरह लिख लेना। और जब रिवाइज़ करना तो ऐसे पॉइंटर्स पकड़ के रिवाइज़ करते जाना कि अच्छा पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, इसमें क्या था, डिसइल्यूजनमेंट था, जो लोगों के अंदर जो चीज़ें थीं वो वॉर ने रिवील कर दी थी। वॉर ने क्या रिवील किया था, ब्रूटैलिटी विनीथ सिविलाइज सोसाइटी। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज में जो बहुत सिविलाइज तरीके से रह रहे थे, उनके पीछे जो ब्रूटैलिटी छुपी हुई थी वो वॉर ने रिवील कर दी थी, जिससे क्या हुआ, लॉस ऑफ फेथ इन ग्रैंड नैरेटिव्स। बड़ी बड़ी बातों में फेथ लूज़ हो गया। ठीक, अगली बात आती है अर्बनाइजेशन एंड एलियनेशन। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप मुझे लगता है पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में आप बस लिख आते हैं और आपको मतलब इतना नहीं मालूम होगा। कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा, आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है ना। अभी मैं कुछ सवालात पूछूंगी, जिन बच्चों को आते हों वो बिना शर्म के उन बच्चों को बता दें जो शर्म करके चीज़ें नहीं पूछ पाते हैं। कैसे बताएंगे, कमेंट डाउन करेंगे। जो भी मैं सवाल पूछूंगी उसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है। ठीक, अर्बनाइजेशन एंड एलियनेशन क्या हुआ, द मॉडर्न सिटी जो आइसोलेटेड इंडिविजुअल एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन को पोर्ट्रे कर रही थी, दिखा रही थी। ठीक, इसके बारे में अभी हम और चीज़ें जानेंगे। साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात करें तो आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी थ्योरी 1905 की थी, जिसमें वो उनका कहना था कि रियलिटी जो है वो फिक्स नहीं है, उसके मल्टीपल साइमल्टेनियस पर्सपेक्टिव पॉसिबल हैं। ये एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी आया जिससे मॉडर्निज्म की तरफ हम बढ़े। फ्रूइड का इम्पैक्ट आया कि द सेल्फ इज़ नॉट रेशनल, इट इज़ ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस डिज़ायर, ट्रॉमा, रिप्रेशन और इंटीरियर मैटर्स मोर देन एक्सटीरियर। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी अंदर की कहानी क्या है, वो ज़्यादा मैटर करती है एक्सटीरियर वर्ड से। समझ रहे हैं, सेल्फ रेशनल नहीं है। मास मीडिया एंड मॉडिफिकेशन आया जिसमें लैंग्वेज सेल्फ बिकेम द सस्पेक्ट, यूज ऑफ प्रोपेगेंडा, एडवर्टाइजिंग वॉर, राइटर्स डिस्ट्रस्टेड ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज। आगे समझ में, ये जो प्रोपेगेंडा है या फिर आप कह सकते हैं हम मेकिंग करते हैं ना, आपको मास कम्युनिकेशन में भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। पेपर 1 भी हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। इन केस आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं, चैनल पे आप जाओगे। मतलब इट्स नॉट प्रमोशन, इट्स लाइक कि आपको मैं चीज़ें बता रही हूँ कि इन केस आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप डेली पढ़िए। आधा घंटा पेपर 1 को दीजिए, 1-1.5 घंटा पेपर 2 को दीजिए। आप 2 घंटे में डेली जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना करते रहिए। 50 दिन करके देख लीजिए आप, जिसमें आपका रिवीजन भी है, PYQs भी हैं और थ्योरी भी है, सब कुछ है और वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। चलो, की फीचर्स ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर की अगर मैं बात करूं, जो आता ही आता है, इसमें सबसे पहली बात आती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात हो, वर्जीनिया वुल्फ की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जब मैं बात कर रही हूँ तो इसमें हम जानेंगे नरेशन में मिक्स द एक्चुअल फ्लो ऑफ थॉट, जो अनफिल्टर्ड होगा, एसोसिएटिव होगा और नॉन लीनियर होगा। जिसमें अगर मैं बात करूँ कि वर्जीनिया वुल्फ के जो वर्क हैं लाइक मिसेस डेलवे या जॉयस अल्सेस, उसकी बात होगी। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक अगली बात जो हमारे पास आती है वो आती है इंटीरियर मोनोलॉग। जब हम कहते हैं ना हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इट्स लाइक कि मैं आपको ऐसा आइडिया दे रही हूँ कि हाँ हम पढ़ेंगे। अभी हम 10 मिनट बाद भी पढ़ सकते हैं, हम अगले लेक्चर में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। बट अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर मैं आपको थ्योरी लेके बैठ गई, अब मैं यहाँ पे आपको वर्जीनिया वुल्फ के बारे में बताने बैठ गई तो वो फ्लो बिगड़ जाएगा, वो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो पढ़ाने वाली मैं हूँ, भरोसा रखो, चीज़ें पढ़ते रहो, समझते रहो, सब समझ में आएगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपको समझा दिया। इंटीरियर मोनोलॉग ये होता है जो कैरेक्टर्स के थॉट होते हैं जो प्रेजेंट किए जाते हैं डायरेक्टली विदाउट अ नरेटर कमेंट्री। ऐसे करेक्टर्स, ऐसे थॉट्स करेक्टर के जो डायरेक्टली बताए जा रहे हैं विदाउट नरेटर कमेंट्री। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव मॉली ब्लूम सोलेक्ले इन अल्सेस। ठीक, फ्रेगमेंटेशन क्या है, नॉन लीनियर नैरेटिव्स हैं जिसमें ब्रोकन क्रोनोलॉजी होगी, डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर होगा जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा होगा फ्रेगमेंटेड मॉडर्न कॉन्शियसनेस। ऐसे याद कर लो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद सब कुछ बहुत फ्रेगमेंटेड हो गया, शैटर्ड हो गया, तो वैसा ही फ्रेगमेंटेशन हो रहा था जिसमें नॉन लीनियर नैरेटिव्स थे और क्रोनोलॉजी ब्रोकन थी। मतलब सब कुछ ऐसा बहुत लाइन से नहीं था, एक डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर था। ठीक, अगली बात अगर हम जाने तो वो हमारा है मिथिक मेथड। माइथिक मेथड क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यूजिंग एंशिएंट मिथ्स एज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर मॉडर्न टेक्स्ट। पुरानी बातें जो आप कह सकते हैं
उनको आप मॉडर्न टेक्स्ट में इंक्लूड कर रहे हैं एज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, लाइक इलियड्स का द वेस्टलैंड, जॉइस अल्सिस एज अ ओडिसी। ठीक, इतनी बात आगे समझ में। इफेनी एपिफेनी क्या है? ये जॉइस का कॉन्सेप्ट है कि अ सडन मूवमेंट ऑफ स्पिरिचुअल इमोशनल रेवलेशन फ्रॉम अ म्यूडेन इवेंट। एक कोई मंडेन इवेंट है, मतलब जो रिलीजियस नहीं है, बट उसमें आप एक सडन मोमेंट ले आ रहे हैं स्पिरिचुअल इमोशनल रेवलेशन का, लाइक जो रिलीजियस नहीं होगा बट एस्थेटिक इंसाइट की तरह तौर पे माना जा रहा होगा। चिंता मत करना, इन चीज़ों को हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किसकी होती हैं। अगर दिमाग बंद हो गया है तो जान लो ये की फीचर्स हैं मॉडर्निस्ट लिटरेचर के। और एक गिलास पानी का अपने पास में रख लिया करो, फ़ायदे में रहोगे। ठीक। अनरिलायबल नरेशन क्या है? नैरेटिव पर्सपेक्टिव इज सब्जेक्टेड, लिमिटेड, रिलेटेड, डिपेंडेड ऑन हु इज टेलिंग इट। ये तो अभी भी होता है कि आपको सच्चाई कौन बता रहा है इस बात पे नैरेटिव डिपेंड करता है। नैरेटिव पर्सपेक्टिव जो होता है, इनका कहना था कि अनरिलायबल नरेशन होता है, जो नैरेटिव पर्सपेक्टिव होता है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी कि लिमिटेड होता है। आपकी रियलिटी क्या है ये डिपेंड करता है कि वो बता कौन रहा है। वहीं बात हम करें इंटरटेक्सुअलिटी की, तो इंटरटेक्सुअलिटी होता है टेक्स्ट रेफरेंस फ्रॉम अदर टेक्स्ट, जिसमें अदर और टेक्स्ट का भी रेफरेंस कहीं ना कहीं इंक्लूड हो, जिसमें एल्यूजन्स आ सकते हैं, कोटेशंस आ सकती हैं, पैरोडी आ सकती है। ये सारी चीज़ें कहलाती हैं इंटरटेक्सुअलिटी। आ रहा है समझ में? 2x पे देखोगे तो नहीं आएगा, थोड़ा स्पीड कम करके देखो, भले ही 1 पे मत देखो, 1.5 पे देख लो, बट 2x पे नहीं समझ में आएगा। ठीक। एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म एंड लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म एंड लैंग्वेज कहती है कि फ्री वर्स, प्रोज पोइट्री, नो कन्वेंशनल पंक्चुएशन एंड नियोलॉजिज्म। अगर आप चाहते हो कि मैं इससे भी स्लो पढ़ाऊँ, इससे भी स्लो पढ़ाने का मतलब जैसे हम सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं कि बेटा एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म एंड लैंग्वेज का मतलब है कि हम लैंग्वेज और फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें फ्री वर्स भी है, प्रोज पोइट्री भी है, और कोई भी कन्वेंशनल पंक्चुएशन नहीं है, नियोलॉजिज्म है। पंक्चुएशन क्या होता है? जो हम लाइन में कहीं ना कहीं पे जो बीच में वो फुल स्टॉप लगा देते हैं ना, वो कहते हैं कि हम उसे पंक्चुएट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ तो मैं वैसे भी पढ़ा सकती हूँ, यू कैन कमेंट डाउन, है ना। बट द थिंग इज़ आई हैव अ थॉट कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के तो स्टूडेंट होंगे, तो आपको वो के अंदर भी वो चीज़ आ गई होगी कि फटाफट पढ़ाओ, मुझे समझाओ, मुझे बस बता दो, मुझे बता दो ऐसा ऐसा होता है, मैं समझ जाऊँगी, मैं समझ जाऊँगा। मुझे लगता नहीं है कि आपको उतना वैसे ज़रूरत होगी कि आपको एक एक वर्ड का मतलब बताते हुए चलता जाना है, इसलिए थोड़ा सा मैं रिदम में आ रही थी। In case you won't like that, you can comment down, I will try. Okay. एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म एंड लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया, जिसमें हम फ्री वर्स, प्रोज पोइट्री और का यूज़ कर रहे हैं, और ये वहाँ पे कोई ऐसा कन्वेंशनल पंक्चुएशन नहीं है, और नियोलॉजिज्म है। अब नियोलॉजिज्म अगर मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ 4 बार बोलने के बाद, तो उसका कोई मतलब होगा अगर मैंने छोड़ दिया है ना। मुझे अलग से बताना होगा, हो सकता है मैं एक अलग से वो उसका पूरा कार्ड डिज़ाइन करके लाई हूँ और मुझे उसमें समझाना हो, समझ रहे हो। तो सब्र रखो और बस पढ़ते रहो जितना पढ़ाया जा रहा है। सब्जेक्टिविटी ओवर ऑब्जेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल माइंड का जो परसेप्शन होता है, मतलब एक इंडिविजुअल माइंड का परसेप्शन आपको ज़्यादा मायने रखना है, ना कि एक्सटर्नल रियलिटी। ठीक। सब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि ऑब्जेक्टिविटी पे। Urban setting, the city as symbol of modern alienation, like London in Woolf and Eliot, Dublin in Joyce and Paris in Hemingway। अब ये क्या है कि जैसे वुल्फ और इलियट के उसमें आप लंदन का जो करेक्टराइजेशन देखेंगे, अर्बन सेटिंग देखेंगे, वो क्या है? सिटी एक तरह का सिंबल है, किसका? मॉडर्न एलियनेशन का। अगर मैं बात करूँ मॉडर्निज्म और पुराने अर्लियर लिटरेरी ट्रेडिशंस में कि उनमें क्या अंतर था, क्या चीज़ें थी, तो ये अंतर था कि जैसे मॉडर्निज्म वर्सेस, अगर मैं विक्टोरियन पीरियड की बात करूँ, विक्टोरियनिज्म की बात करूँ, जिसमें हम रियलिज्म को तवज्जो दे रहे थे, तो रियलिज्म क्या था कि एक्सटीरियर सोशल रियलिटी पे फोकस करो,
है ना। रियलिज्म में हम सोशल रियलिटी पे फोकस कर रहे थे, बट मॉडर्निज्म में हम इंटीरियर साइकोलॉजिकल रियलिटी पे फोकस कर रहे थे। तो ये की डिफरेंसेस हैं जो आपको PYQs में देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे हम जब PYQs कराएंगे तो आपको ये सब सिखा देंगे। अभी आप बस ये सारी चीज़ें जान लो कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। अपना कॉन्सेप्ट बना के रखो। PYQs करना तो हम आपको सिखा ही देंगे, ठीक। मॉडर्निज्म में अगर मैं बात करूं तो हम ये देख रहे हैं कि मॉडर्निज्म में हम इंटीरियर साइकोलॉजिकल रियलिटी पे फोकस कर रहे हैं। अब जिनकी पेंसिल सो गई है वो पेंसिल पेन उठा के ये लिख लें कि मॉडर्निज्म में हम इंटीरियर साइकोलॉजिकल रियलिटी पे फोकस करते हैं। वहीं पे रियलिज्म में हम जो विक्टोरियन पीरियड का पार्ट है उसमें हम एक्सटीरियर सोशल रियलिटी पे फोकस कर रहे थे। वहीं अगर मैं देखूँ रोमांटिसिज्म में इमोशन और नेचर पे ट्रस्ट कर रहे थे। वहीं मॉडर्निज्म लोग क्या कर रहे हैं, वो उनका हर चीज़ से भरोसा उठ गया था इमोशन को छोड़ के, मतलब इमोशन को भी इंक्लूड करके, है ना। क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुआ, उन्होंने इतनी तबाही देख ली, तहस नहस देख लिया, मारकाट देख लिया, सब कुछ देख लिया कि उनका सब चीज़ से भरोसा उठ गया था। मॉडर्निस्ट जस्ट ट्रस्टेड एवरीथिंग, उनको इमोशन भी नहीं रह गया था। समझ रहे हो। तो आप हर एक चीज़ से आप एक कंपैरेटिव अप्रोच देख रहे हो कि रियलिज्म में हम जो विक्टोरियन पीरियड में हम एक्सटीरियर सोसाइटी पे रियलिटी पे फोकस कर रहे थे, वहीं मॉडर्निज्म में इंटीरियर साइकोलॉजी में, रोमांटिसिज्म में हम नेचर और इमोशन को तवज्जो दे रहे थे, वहीं मॉडर्निज्म का सबसे भरोसा उठ गया था। मॉडर्निज्म में एक बात और थी कि हम फ्रेगमेंटेड सब्जेक्टिविटी पे बात कर रहे थे, ना कि डिटर्मिनिज्म पे। वहीं नेचुरलिज्म में हम डिटर्मिनिस्टिक सोशल फोर्सेस पे बात कर रहे थे कि कैसे सोशल फोर्सेस ऐसे डिटर्मिनिस्टिक तरीके से इंसान को चीज़ें हासिल करा देती हैं। वहीं मॉडर्निज्म क्या है कि हमारी सब्जेक्टिविटी क्या कहती है, दुनिया क्या कहती है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सब्जेक्टिविटी आपके अंदर की, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म में क्या अंतर है कि मॉडर्निज्म बिलीव करता था मीनिंग में, उनको लगता था कि कितना भी कठिन हो अर्थ ढूंढना, लेकिन वो मीनिंग में बिलीव करते थे। बट पोस्ट मॉडर्निज्म सेज मीनिंग इटसेल्फ इज़ इम्पॉसिबल, कि किसी चीज़ का मीनिंग, एक मीनिंग निकालना, उसको इंटरप्रेट करना, वो अपने आप में इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि एक चीज़ के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। की मॉडर्निस्ट सब मूवमेंट्स की अगर मैं बात करूं जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो है इमेजिज्म, वर्टिसिज्म, एक्सप्रेशनिज्म और सिम्बलिज्म। इमेजिज्म क्या है, जिसमें एर्जा पाउंड हमारी आती हैं, HD और एमी लोवेल, जो कह रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द थिंग, नो एक्सेस वर्ड्स, क्लियर कॉन्क्रीट इमेजेस, एंटी विक्टोरियन सेंटिमेंटलिटी। विक्टोरियन पीरियड में क्या था कि हम बहुत वर्ड्स यूज़ कर रहे थे अपनी बात को रखने के लिए, है ना, सोशल रियलिज्म पे फोकस कर रहे थे। बट यहाँ क्या है, इमेजेस मतलब डायरेक्ट ट्रीटमेंट करो, जो चीज़ है, जो दिक्कत है, डायरेक्ट चीज़ें करो, है ना। बहुत ज़्यादा उसको एक्सेस वर्ड्स में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर कॉन्क्रीट इमेज दिखाओ। विक्टोरियन पीरियड में हम देख रहे थे बहुत सारे सब प्लॉट्स थे, बहुत सारा इंटीरियर मोनोलॉग के साथ साथ हम देख रहे थे डबल नैरेटिव्स भी थे, है ना। तो वो कह रहे हैं इतना मत घुमाओ, हमें सीधी सीधी साफ साफ बात बताओ, ठीक। वॉटिसिज्म क्या है कि जो ये हमारे W लुईस थे, आई डोंट नो कि आप इसे क्या पढ़ते होगे, है ना। तो जो ये थे, इनका कहना था ब्रिटिश रिस्पॉन्स टू फ्यूचरिज्म। इनका जो लिखना था वो कहीं ना कहीं रिलेटेड रहता था ब्रिटिश रिस्पॉन्स टू फ्यूचरिज्म, डायनेमिक एनर्जी इन आर्ट और लिटरेचर। इनका जो जर्नल है ब्लास्ट, मतलब बहुत जाना माना है। एक्सप्रेशनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये जर्मन लॉजिक से रिलेटेड थे और इनमें इनर इमोशनल ट्रुथ ओवर आउटर रियलिटी पे फोकस कर रहे थे। जो डिस्टॉर्टेड इंटेंस इमोशनल चीज़ें हमें निकल के आ रही थी, मतलब एक्सप्रेस करना, इनर इमोशन ट्रुथ ओवर आउटर रियलिटी, बाहर की चीज़ों पे नहीं, अंदर की चीज़ों पे, क्योंकि मॉडर्निस्ट पीरियड हमारा इनर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से रिलेटेड है। सिम्बलिज्म की अगर मैं बात करूँ, जो फ्रेंच से इन्फ्लुएंस होकर चीज़ें आई थी, लाइक अगर मैं बात करूँ कि वर्ड्स इज सिंपल विद मल्टीपल लेयर ऑफ मीनिंग्स, वर्ड एज सिंबल विद मल्टीपल लेयर ऑफ मीनिंग्स। इनको किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, ईट्स और इलियट, ठीक।
द ब्लूम्सबेरी ग्रुप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आता ही आता है। ब्लूम्सबेरी ग्रुप में कौन कौन था? वर्जीनिया वुल्फ, लाइटन स्टार्ची, E.M. फॉस्टर, रॉबर्ट फ्राई, जो एक इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप था जिसमें इंटेलेक्चुअल रिजेक्टिंग विक्टोरियन वैल्यूज, एस्थेटिक्स और पर्सनल रिलेशनशिप, इसको रिजेक्ट कर रहे थे ब्लूम्सबेरी ग्रुप। अब मेजर मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं जिनकी मैं डीप प्रोफाइल्स लेके आई हूँ, और जितना आपको जानने की ज़रूरत है उतना, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें लाई हूँ, बट हाँ जितना आपको जानने की ज़रूरत है उतना तो मेन चीज़ें लाई हूँ मैं। तो इसको अब एक एक बार पढ़ते हैं, जानते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे वर्जीनिया वुल्फ को, हम मेरी फेवरेट मान सकते हैं। वर्जीनिया वुल्फ अगेन मेरी फेवरेट राइटर आप मान सकते हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ के बारे में अगर हम बात करें तो ये पायनियर हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, और ये एक फेमिनिस्ट राइटर की तरह भी आप इन्हें देख सकते हो। और मतलब जितना इम्पोर्टेंट है उतना तो मैं बता रही हूँ। इन केस आपको अगर एक्स्ट्रा वर्जीनिया वुल्फ के बारे में जानना है ना, जैसे कुछ की फिगर्स होती हैं जिनके बारे में आपका मन करता है कि अरे यार इनको अलग से जानते हैं, है ना। तो इन केस अगर आपको जानना है तो मैं वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड ये वीडियो यहाँ आई बटन पे टैग कर दूँगी, आप वहाँ से जान सकते हैं वर्जीनिया वुल्फ के बारे में। अगेन इनके केस में आपको क्या याद रखना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं, तो उनको बस आप इतना जान लो। इनसे रिलेटेड आपको याद रखना है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इनके मेजर वर्क मिसेस डैलोवे, टू द लाइट हाउस, द वेव्स, ऑरलैंडो, और इनका ऐसे अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसमें ये बात कर रही हैं कि एक वुमेन को उनका कमरा और उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे दो फिक्शन लिखने के लिए, ठीक है। मॉडर्न फिक्शन, और इनका जो की कॉन्सेप्ट है ल्यूमिनस हेलो, मतलब कॉन्शियसनेस नॉट एटम्स बट फ्लिकरिंग इम्प्रेशंस, ये जो है ये आपको याद रखना है। अगेन अगर आपने इनका टू द लाइट हाउस या मिसेस डैलोवे नहीं पढ़ा है या रूम ऑफ वंस ओन नहीं पढ़ा है तो ये आपका होमवर्क है, आपको इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये आता है। जेम्स जॉयस की अगर मैं बात करूँ तो 1882 से 1941 का डब्ल्यूनर्स, जिसमें पैरालिसिस ऑफ आयरिश सोसाइटी दिखाया गया है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन अल्सेस, जिसमें एक सिंगल डे के बारे में है, जून 16 ब्लूम्स डे के बारे में है, मैप्ड ऑन टू होमर्स ओडिसी। फाइनगिन्स वेक की बात करूँ तो मोस्ट डिफ़िकल्ट मॉडर्निस्ट टेक्स्ट है, और इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एपिफेनी दिया था, ठीक है। अभी मैं पढ़ा के आ रही हूँ एपिफेनी, अगर आपको नहीं याद है तो बेटा आपकी आंखें बंद हैं कि आप भूल गए हो कि आप नींद में हो कि क्या हो। ये मैंने पढ़ाया था एपिफेनी जॉयस का कॉन्सेप्ट, जिसमें एक सडन मोमेंट ऑफ स्पिरिचुअल इमोशनल रेवलेशन आता है। कहाँ से? एक मंडेन इफेक्ट से, इवेंट से, जहाँ पे मतलब कुछ सब कुछ शांत शांत सा, अचानक से कुछ ऐसा इमोशनल आ गया, स्पिरिचुअल आ गया, समझ रहे हो। डैट इज़ एपिफेनी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। T.S. इलियट की अगर मैं बात करूँ तो इनका द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, इंतज़ार मत करना, जिसमें जो रिलेटेड है पोएम ऑफ फ्रेगमेंटेशन, स्टेरिलिटी, मॉडर्न स्पिरिचुअल क्राइसिस, और ये 4 क्वार्टेट। इसका क्रिटिकल कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। डे 9 में जो हम कवर करेंगे वो इलियट को बहुत डेप्थ में करेंगे, इसलिए आज मैं आपको इसकी ज़्यादा डेप्थ नहीं बता रही हूँ, बस इतना बता रही हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और अगर आप इनके होमवर्क में पढ़ के आओगे तो कल के लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और बाकी मैं आपको पढ़ाऊँगी भी कल, ठीक। जोसेफ कॉनरेड की बात मैं अगर करूँ तो इसमें आप याद रख सकते हैं ब्रिज बिटवीन विक्टोरियन एंड मॉडर्निज्म। ये ऐसी की फिगर हैं जो मॉडर्निज्म पीरियड और विक्टोरियन पीरियड की बीच में मान सकते हैं आप जिनको। इनका हर्ट ऑफ डार्कनेस, जो जिसमें एक अनरिलायबल नैरेटिव कवर कर रहा है, फ्रेम नैरेटिव कोलोनिज्म एज हॉरर। लॉर्ड जिम की अगर मैं बात करूँ, लॉर्ड जिम या द सीक्रेट एजेंट, इनकी बात हो गई। अब D.H. लॉरेंस के बारे में अगर आपको बताऊं तो इनका सन्स एंड लवर अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना बेटा। और मतलब ये जो मैं कह रही हूँ ना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, इट्स लाइक कि ये इंपॉर्टेंट है, इनकी कुछ नहीं तो आप समरी तो जान ही लो, है ना। इफ़ यू वांट कि मैं ऐसे इनकी समरी कवर अप करूँ, आपको थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट देती जाऊँ, तो मैं वो भी कर दूँगी, कर सकती हूँ, लेकिन तभी जब आप कमेंट डाउन करोगे। वरना मैं आपसे यही कहूँगी कि आप
मतलब आई वॉन्ट कि मैं आपको जो कंटेंट पढ़ा रही हूँ, चीज़ें पढ़ा रही हूँ, उसके बाद भी आप थोड़ा सा खुद से रिसर्च करें, खुद से इन्वॉल्व हों प्रोसेस में, क्योंकि आप किसी पे फुल्ली डिपेंडेंट मत होइए कि हाँ इतना तो इतना ही, इतना तो इतना ही। आप अपने अंदर वो वाली हैबिट लाइए कि आपको चीज़ें रिसर्च करनी है, आपको चीज़ें जानना है, उनके बारे में जानना है, क्योंकि एट द एंड आप क्या तैयारी कर रहे हैं, क्यों तैयारी कर रहे हैं? टू बी अ प्रोफेसर, है ना? आपको क्या करना है, इनके बारे में पढ़ना है, कुछ नहीं तो समरी ही पढ़ लेना यार, कैरेक्टर्स भी छोड़ो, सिर्फ समरी थीम पढ़ लेना, ठीक, बट पढ़ लेना, क्योंकि जब आप खुद से जानोगे ना तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट आ जाए, आप समरी से ज़्यादा चीज़ जान जाओ, है ना? और मैं तो आपको सिर्फ 2 घंटे का काम अपनी तरफ से पढ़ा रही हूँ, एक्स्ट्रा आपके पास पूरा दिन है। और अगर आप एक डेडिकेटेड तैयारी में हैं इस चीज़ की, तो आप अपनी तरफ से भी 2 घंटे अगर लगाएंगे, जो होमवर्क दे रही हूँ, क्या मस्त फूल खिलेंगे आपकी बगिया में समझ रहे हैं? बगिया में मस्त फूल खिलने का मतलब है कि आप उभर के छाएंगे, है ना? वुमेन इन लव, लेडी चैटले लव, focused on instinct, sexuality, industrialization's damage on human relationship के बारे में बात कर रहे हैं D.H. लॉरेंस। ठीक है, ये क्या हो रहा है रोज रोज? चलो ठीक है। W.B. Yeats की बात करूँ तो फ्रॉम सेल्टिक टू लाइट रोमांटिसिज्म टू मॉडर्निस्ट सिम्बलिज्म, इनका जो वर्क है द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू विजनेटियम, कॉन्सेप्ट ऑफ गाइस, जो एक हिस्टोरिकल साइकिल से रिलेटेड है, और इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था 1923 में, इतनी बात याद रखना। एज अ पाउंड अगेन, जिनका बात थी मेक इट न्यू वाली, मेक इट न्यू कि इसको अलग बनाओ, नया बनाओ, ट्रेडिशन को से अलग बनाओ, तो ये फाउंडर रही हैं इमेजिज्म की, इन्होंने इमेजिज्म से आप इनको एज अ फाउंडर मान सकते हैं। इन्होंने एडिट किया है वेस्टलैंड को, द कैंटोस, जो एपिक मॉडर्निस्ट पोएम है, इसको भी, ठीक। इमेजिज्म अभी मैं पढ़ा के आ रही हूँ, जिनकी आंखें बंद हो गई हैं, जिनको याद नहीं आ रहा है, वो एक बार उठो और थोड़ा सा वीडियो को पीछे बढ़ाओ और जानो कि इमेजिज्म क्या था, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। सैमुअल बेकेट की अगर मैं बात करूं तो ये 1906 से 1989 तक का जो है लेट मॉडर्निज्म पीरियड, इसमें आते हैं, जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड हैं। थिएटर ऑफ एब्सर्ड में मैंने आपको बताया था कि चीज़ें कुछ कुछ चलती रहती हैं, एक कोई फाइनल चीज़ पे नहीं पहुंचते हैं ना, एंडलेस चीज़ें चलती रहती हैं, लाइक वेटिंग फॉर गॉडेट और एंड गेम, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1969 में। वेटिंग फॉर गॉडेट या एंड गेम नहीं पढ़ा है तो इसको भी आपको पढ़ना है। और ये किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? बाय जॉयस। E.M. फॉस्टर, जिनका पैसेज टू इंडिया, जो रिलेट कर रहा है कॉलोनिज्म एंड कनेक्शन, जो का फेमस फ्रेज है ओनली कनेक्ट, है ना, ये आपको याद रखना है। एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल, जो एक क्रिटिकल वर्क है। अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो ऐसे कोटेशन वाली चीज़ें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये आपसे वादा किया है कि मैं आपको एक बोनस लेक्चर दूंगी, ठीक है? अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो मैं आपको एक बोनस लेक्चर दूंगी, जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कोटेशंस करा रही होंगी, ठीक है? सारे राइटर्स के, सारे एरियस के। मॉडर्निस्ट नॉवल टेक्निक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको अगर आप जाने तो वो ये था कि इसको कॉइन किसने किया था? वुल्फ ने। किसके बेसिस पे? टर्म बेस्ड ऑन विलियम जेम्स साइकोलॉजी। द नैरेटिव प्रेजेंट्स थ्रू थॉट्स एज दे अराइज, इनकम्प्लीट, ओवरलैपिंग एंड सेंसरी, टाइम इज सब्जेक्टिव नॉट क्रोनोलॉजिकल। इनका कहना था कि टाइम जो है वो सब्जेक्टिव है, क्रोनोलॉजिकल नहीं है, ठीक है? जब आप पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं तो आप पास्ट में पहुंच जाते हैं, जब आप फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं तो आप फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। इट इज़ सब्जेक्टिव कि हाउ यू सी इट, है ना? और इनके जो वर्क्स हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने कैसे बेहतरीन यूज़ किया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, और टाइम को क्या सही दिखाया है। आप टू द लाइट हाउस समझ लो। अच्छा, टू द लाइट हाउस किस किसने पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो उसके जो 3 पार्ट्स हैं ना, वो एक बार लिख दो कमेंट में, लिखो। चलो इतना तो करो यार, थोड़ा पानी पी के कर लो, पर कर लो, है ना? फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, एक ये नैरेटिव टेक्निक है जो ब्लेंड कर रही है थर्ड पर्सन नरेशन को फर्स्ट पर्सन थॉट के साथ। ध्यान से सुनना, थर्ड पर्सन नरेशन विद फर्स्ट पर्सन थॉट। Narrator speaks through the character voice without quotation marks. Like
ये चीज़ मैंने कल विक्टोरियन नॉवल में भी थोड़ा सा पढ़ाया था आपको। प्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स बताओ कौन से पार्ट में पढ़ाया था, कौन से पार्ट में मतलब किससे रिलेटेड पढ़ाया था बताओ। जेन ऑस्टन ने इसको स्टार्ट किया था, जेन ऑस्टन के पार्ट में पढ़ाया था और इसको मॉडर्निस्ट ने परफेक्ट किया था, मतलब इसको और आगे तक ले गए थे। मल्टी पर्सपेक्टिविज्म, इसमें क्या था, बहुत सारे पर्सपेक्टिव दिखाए जा रहे थे कि सेम इवेंट शोन थ्रू मल्टीपल कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव। सेम इवेंट को बहुत सारे कैरेक्टर्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा था, जिससे पता लग रहा था कि रियलिटी इज़ रिलेटिव। आप वुल्फ्स के वर्क में भी देख सकते हैं और फॉकनर्स का द साउंड एंड द फरी में भी देख सकते हैं। टाइम शिफ्ट क्या है कि नॉन लीनियर क्रोनोलॉजी, जैसे कि मैंने बात की थी आपके पहले ही कि मॉडर्निस्ट टाइम पीरियड के फीचर्स क्या थे, उसमें भी मैंने आपको बताया था नॉन लीनियर क्रोनोलॉजी, जिसमें पास्ट इंट्रूड्स इनटू प्रेजेंट थ्रू मेमोरी, ट्रॉमा एंड फ्लैशबैक। प्रेजेंट में आपका पास्ट का आना किसके थ्रू, मेमोरी के, ट्रॉमा के और फ्लैशबैक के थ्रू। स्पेटियल फॉर्म क्या था, स्पेटियल फॉर्म ये था कि जोसेफ फ्रैंक का ये कॉन्सेप्ट था कि रीडर मस्ट होल्ड ऑल पार्ट साइमल्टेनियसली लाइक अ स्पेटियल ऑब्जेक्ट, नॉट जस्ट रीड सिक्वेंशली। इनका कहना था कि रीडर बस ऐसे ये नहीं कि सिक्वेंशली पढ़ता चला जा रहा है, वो सारे पार्ट्स को इकट्ठा अपने अंदर समाये भी कि अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ठीक, बस पढ़ते नहीं चले जाना है, उसको अपने जहन में उतारना है, समझना है कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगली चीज़ अगर मैं बात करूँ द वेस्टलैंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सेंट्रल मॉडर्निस्ट टेक्स्ट की तरह माना जाता है और इसकी मैं अगर बात करूँ तो इसमें 5 सेक्शंस हैं। कौन कौन से, द बरियल ऑफ डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेट। अब है क्या कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट बन जाता है। इसका सेंट्रल सिंबल क्या है, द फिशर किंग, है ना, जो एक इम्पोर्टेंट किंग है। स्टरलाइट क्या दिखाया गया है, स्टरलाइट लिंड क्या दिखाया गया है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यूरोप दिखाया गया है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद क्या हालत हो गई थी, वो एज अ सेंट्रल सिंबल आप देखेंगे वेस्टलैंड में, ठीक है। टाइरेसिस क्या है, एक ओनली करेक्टर हु सीज थ्रू ऑल द पोएम, मतलब इतने सारे जो सेक्शन हैं उसमें ये करेक्टर हर जगह आपको दिखेगा। ब्लाइंड प्रोफेट हु एक्सपीरियंसेस एवरीथिंग, एक ऐसा इंसान जो हर चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा था, वही कौन था, ब्लाइंड प्रोफेट। टेक्निक इसमें क्या यूज़ हुई है, टेक्निक इसमें हुई है कोलेज ऑफ वॉइसेस, लैंग्वेजेस, लिटरेरी एल्यूजन्स, और कोई भी यूनिफाइड स्पीकर, सिंगल यूनिफाइड स्पीकर नहीं है, सारे लोग हैं, ठीक, कोलाज ऑफ वॉइसेस। इसकी की थीम क्या रही है, स्पिरिचुअल स्टेरिलिटी, डेथ, रिवर्ड साइकिल, फेल्ड कम्युनिकेशन, फ्रेगमेंटेड सिविलाइजेशन, ठीक। एडिटेड बाय पाउंड, किसने एडिट की है, पाउंड ने एडिट की है। क्या एडिट करके किया है इन्होंने, ओरिजिनल मैंने स्क्रिप्ट कट बाय अर्जा पाउंड वही मेक इट न्यू वाली। पब्लिश्ड इन द क्राइटेरियन इलियट्स जर्नल, ठीक, इलियट्स जर्नल में इसको बाद में पब्लिश किया है। इसकी की लाइन आपको क्या याद रखनी है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, रिवर्सल ऑफ चौसर्स लाइफ अफर्मिंग अप्रैल। चौसर में जिनने कैंटरबरी टेल पढ़ा है उनको ऐसा कुछ याद आ रहा होगा कि ये अप्रैल को क्या कर रहे थे, अच्छा मान रहे थे, अफर्मिंग अप्रैल। वहीं इसमें क्या था कि अप्रैल को एज अ क्रूलेस्ट मंथ माना जा रहा है, ठीक। अगली बात मैं अगर आपसे करूं तो ये मैं आपके लिए जैसे कि फ्लो चार्ट हमेशा से लाती हूँ, वैसे ही फ्लो चार्ट लाई हूँ जिसमें मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट अ मिनट, इसमें मैं आपको बता रही हूँ सब धुंधला धुंधला लग रहा था, पता नहीं क्या था, बट मॉडर्निज्म पीरियड जो हम देख रहे थे 1890 से 1945 तक, जिसमें हमने देखा था कि 1918 सॉरी, जिसका कंटेक्स्ट क्या था, कंटेक्स्ट ये था कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर की जो क्राइसिस चल रही थी वो, फ्रूट का, आइंस्टीन का, अर्बनाइजेशन, लॉस ऑफ फेथ, ये सारे कॉन्टेक्स्ट मैंने जो आपको समझाए। टेक्निक कौन कौन सी थी, इंटीरियर मोनोलॉग, फ्रेगमेंटेशन, माइथिक मेथड और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किससे रिलेटेड है, वर्जीनिया वुल्फ। इंटीरियर मोनोलॉग किससे रिलेटेड है बताओ, फ्रेगमेंटेशन किससे रिलेटेड है बताओ। की राइटर्स हमने कौन कौन से देखे, वुल्फ, जॉयस, इलियट, पाउंड, ईट्स, कॉनरेड, लॉरेंस फॉस्टर बेकेट, इतने देखे। इसमें सब मूवमेंट्स भी देखे, सब मूवमेंट्स क्या क्या थे, इमेजिज्म था, वॉटिज्म था, सिंबलिज्म था, एक्सप्रेनिज्म था, ब्लूम्सबेरी ग्रुप था, और सबका हमने वो भी देखा कि कैसे ये पुराने जैसे विक्टोरियन एज से वो कैसे अलग है, ठीक।
की टेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो अल्सेस वेस्टलैंड, मिसेस डॉलवर्थ, टू द लाइट हाउस, ये जो की टेक्स्ट हैं इतने तो आपको पढ़ने ही हैं, इतने के तो आपको करेक्टर भी मालूम होने चाहिए। ठीक है, की कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एपिफेनी है, इम्पर्सनैलिटी है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, मेक इट न्यू है और डिसोसिएशन है। ठीक है, मॉडर्निज्म हिस्टोरिकल फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न हिस्टोरिकल फ्लो ये कह रहा था कि विक्टोरियन सर्टेनिटी जो चल रही थी, जहाँ पे गॉड, प्रोग्रेस, एम्पायर, ये सारी चीज़ें चल रही थी, उसके साथ क्या हुआ कि जब हम आगे बढ़ते आए तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कैटास्ट्रोफे हुआ 1914 से 18 तक जो रहा। फिर डिसइलिजमेंट के साथ जो फ्लूइड और आइंस्टीन की थ्योरी आई रिलेटिविटी की, वो सारी जो चीज़ें आई, उससे क्या हुआ, मॉडर्निस्ट फॉर्म हुई जिसमें फ्रेगमेंटेशन बहुत मेजर रोल रहा और बाद में मॉडर्निज्म से पोस्ट मॉडर्निज्म में गए 1945 के बाद। ठीक, अगली बात अगर हम करें इनका एपिफेनी का कॉन्सेप्ट, तो ये था कि ऑर्डिनरी मुंडेन इवेंट जो भी चल रहा होगा नॉर्मल, है ना, उस पर सडन रेवलेशन हो जाएगा। कैसा? स्पिरिचुअल या फिर इमोशनल, जो एस्थेटिक इल्यूमिनेशन क्रिएट कर देगा, मतलब मीनिंग विदाउट नैरेटिव एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जैसे आप अगर जाने तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो होने लगता है, जो एकदम से द द द द मतलब आप समझ रहे होंगे, वैसे जो आपको सडन वो फीलिंग दिला दे कि अच्छा ये इमोशनल बात हो रही है, अच्छा ये स्पिरिचुअल बात हो रही है, समझ रहे हो। इलियड का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाला क्या था कि इमोशन जो है वो कहीं डायरेक्टली स्टेट नहीं किया जा सकता, वो फाइंड अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट या सिचुएशन और फिर उसको इवोक करके इमोशन रीडर के लिए आप इम्पर्सनल पोइट्री अचीव कर सकते हैं, जो मैं आपको पढ़ाती आ रही हूँ। और साथ में इलियड के बारे में कल हम बहुत अच्छे से और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें थी जो आपको जाननी ज़रूरी थी। स्मार्ट टेबल जो अगेन फिर से आपके लिए आ गई है। वर्जीनिया वुल्फ का कीवर्ड क्या है, मिसेस डॉलवर्थ, जो आपको याद रखना है 1925 का। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसमें क्या है, वन डे इन लंदन, एक ऐसी लाइफ दिखाई गई है जहाँ इंटीरियर वर्सेस एक्सटीरियर टाइम को डिफाइन किया गया है। वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस, जिसमें टाइम शिफ्ट और फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स का यूज़ हुआ है, 1927 का वर्क है, जिसमें टाइम पास होते हुए दिखाया गया है, जिसका मिडल सेक्शन आर्ट एज परमानेंस भी दिखाया है। लिली भी थी इसमें दिखाई गई है, जिसमें आप अगर फेमिनिस्ट व्यू से देखेंगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा उनका फेमिनिज्म भी। जेम्स जॉयस, जिसका अल्सेस माइथिक मेथड एपिफेनी, अगेन मैंने बताया ये इनने ब्लूम्सडे को रिप्रेजेंट किया है ना। 18 चैप्टर्स हैं और 18 स्टाइल्स हैं। डिब्लियनर्स, जिसमें पैरालिसिस है, एपिफेनी है, आयरिश सोसाइटी, फ्रोजन इन मॉडर्न स्पिरिचुअल पैरालिसिस, इसको दिखाया गया है। टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड और टी.एस. एलियट का प्रूफ रॉक, जिसमें फ्रेगमेंटेशन, एल्यूजन, इंटीरियर मोनोलॉग, आयरनी है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको पढ़ा के आ रही थी। तो आपको ये टेबल इसलिए दी जाती है जिसको या तो आप उतार के अपने दीवार पे लगा सकते हैं, या फिर उतार के मतलब पेपर पे उतार के, समझ रहे हो, या फिर आप ऐसे वीडियो पॉज कर करके एक कॉन्साइज व्यू ले सकते हैं। दीज आर द थिंग्स जो आपको बहुत मदद करेंगी। मॉडर्निस्ट के कॉन्सेप्ट जितने भी हैं इनके आपको टेबल में आपको प्रोवाइड ये कर रही हूँ। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इफेनी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तेरे को मैं आपको पीडीएफ भी दे सकती हूँ इन केस अगर आप कमेंट डाउन कर रहे होंगे तब। ठीक, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाली चीज़ याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी याद रखना क्योंकि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के साथ एक और टर्म आता है यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, जो मैंने आपको डे 3 में पढ़ाया है ना। यूनिफाइड सेंसिबिलिटी क्या है बताओ, जिनको आता है वो कमेंट डाउन कर दे, क्योंकि जो बच्चे शर्मा के नहीं पूछेंगे उन्हें पता लग जाए। ठीक, और जिनको आता है वो शर्माए नहीं, कमेंट करें। माइथिक मेथड, इम्पर्सनैलिटी, स्पेशल फॉर्म, ल्यूमिनस हेलो, ये सारी चीज़ें मैं आपको सब कुछ पढ़ा के आ रही हूँ। बस ये एक टेबुलर फॉर्म में आपको दे रही हूँ जिससे आपको अच्छी से पढ़ाई हो जाए, आपको चीज़ें जस्ट मिल जाए। अगर मैं बात करूँ पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म पीरियड की, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसका डिफरेंस, तो अगर 1890 से 1945 तक का जो टाइम है वो मॉडर्निज्म का टाइम है, और उसके बाद वाला जितना टाइम है पीक 1960 से 90 तक का, तो पोस्ट मॉडर्निज्म है। मतलब
मॉडर्निज्म के बाद आया है पोस्ट मॉडर्निज्म, तो वो क्या हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट लग गया, मॉडर्निज्म के बाद है तो पोस्ट मॉडर्निज्म, ऐसे याद रख लो, आसानी सी चीज़ें हैं। क्या मतलब आ रहा था, इनका कहना था मॉडर्निज्म वालों का मीनिंग एग्जिस्ट बट इज़ डिफ़िकल्ट और हिडन, बट इनका कहना था कि मीनिंग इज़ इम्पॉसिबल या अनस्टेबल, कोई एक मीनिंग नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंटेशन टू फाइंड न्यू ऑर्डर, बट पोस्ट मॉडर्निज्म ज़्यादातर प्लेफुल डिसऑर्डर रहा है, फॉर्म एज अ गेम। मॉडर्निज्म में वो फ्रेगमेंटेड थे लेकिन कहीं ना कहीं कोहेरेंस सीख कर रहे थे, बट पोस्ट मॉडर्निज्म में कोई भी कोहेरेंट सेल्फ नहीं था, परफॉर्मेटिव नेचर सेल्फ आइडेंटिटी थी। ये हाई कल्चर को अपहोल्ड कर रहे थे मॉडर्निज्म वाले, एलाइटिज्म, और ये ब्लर्स ऑल कल्चरल बाउंड्रीज। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री इज़ द रियल बट ओवरवेलमिंग, ऐसा मॉडर्निज्म का सोचना था, बट हिस्ट्री इज़ नैरेटिव एंड कंस्ट्रक्टेड, ये पोस्ट मॉडर्निज्म का सोचना था कि हिस्ट्री वही है जो हमें बताई गई है, जो कंस्ट्रक्टेड वे में हमें दिखाई गई है, ठीक है। और मॉडर्निज्म का कहना था कि हिस्ट्री जो है वही रियल है, वो ओवरवेलमिंग है। की राइटर्स हमने देखे और की टर्म भी हमने देखे। इसके बाद अगर हम जानें तो ये कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स हैं जिनसे एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। मेक इट न्यू वाला अर्जा पॉइंट्स मेटो जो मोटो है वो आता ही आता है। ब्लूम्स डेज जून 16 जो जॉयस एल्सिस ने दिखाया है एक सिंगल डे, उसके बारे में आता है, जो मैच करता है होमर्स के ओडेसी को। इलियड का वेस्टलैंड जो डेडिकेटेड है अर्जा पाउंड को एज अ इल मिगलियर फेवरो, जिसका मतलब है द बेटर क्राफ्ट्समैन। वुल्फ्स का ऐसे जो मॉडर्न फिक्शन में इन हर मैनिफेस्टो क्रिटिसाइजेस एच.जी. वेल्स एडवारियंस एज मेटेरियलिस्ट्स। इनके बारे में, वर्जीनिया वुल्फ के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें और एक्स्ट्रा जो हैं आपको जाननी जरूरी है, वो मैं कल बताऊंगी। अ रूम ऑफ वंस ओन भी मैं आपको कल समझाऊंगी। कॉनरेड्स का हर्ट ऑफ डार्कनेस यूजेस अ फ्रेम नैरेटिव, ये इसमें क्या है, मार्लो टेल्स स्टोरी ऑन द थीम्स। और ईट्स का जो कॉन्सेप्ट है गाइस का, ये हिस्टोरिकल साइकिल को डिफाइन कर रहा है, विजन आउटलाइंस इज मिस्टिकल सिस्टम। वुल्फ्स का ब्लूम्सबेरी ग्रुप इंक्लूडेड E.M. फॉस्टर, रॉबर्ट क्राई, जॉन मेनार्ड केन्स। आप ये जेम केन्स जो इकोनॉमिक्स जिनको पढ़ते हैं ना, अच्छा मुझे ये जो आप इकोनॉमिक्स से आपको याद आया होगा, इनकी किताब का मुझे नाम बता दो। ब्लूम्सबेरी ग्रुप आपको याद रहेगा। जॉयस का कॉन्सेप्ट ऑफ पैरालिसिस इन डब्लिनर्स आपको जो दिखाया गया, बताया गया, आयरिश सोसाइटी, वो वाली चीज़। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इलियड का जो टर्म था जिसमें वो जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे, जॉन डन का जो यूनिफाइड थॉट था, उनका कहना था कि थॉट और फीलिंग एक साथ होनी चाहिए, यानी कि यूनिफाइड सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, बट ये कहीं ना कहीं बिखरती चली गई। और उनका कहना था कि जो मिल्टन और ड्राइडन थे वो उनका कहीं ना कहीं हाथ था इसको स्प्लिट करने में। तो उन्होंने, इलियट ने ये टर्म दिया था डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक। तो यूनिफाइड सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, आपको ये दो टर्म याद रहे होंगे। अब जिन बच्चों को लग रहा था आपने यूनिफाइड सेंसिबिलिटी पूछ लिया, बताया नहीं, बता देती तो क्या हो जाता, अब वो बच्चे यहाँ तक आ गए होंगे तो उन्हें जवाब मिल गया होगा। वो बीच में चले गए होंगे तो टाटा बाय बाय, इसमें उनका घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता। विकेट्स का वेटिंग फॉर गॉडेट जो एक एब्सर्ड ड्रामा है ना, तो इसमें आप देखेंगे, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो पहले आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसपे उनको प्राइज़ तक मिला हुआ है, समझ रहे हो, मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगेन हमारे पास UGC नेट के SAP YQs आ गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं, ना कि मुझे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है और आप मुझे आंसर्स देंगे क्योंकि आपको आता है। अब आपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखा है तो आपको आंख बंद करके वर्जीनिया वुल्फ तो याद आ गई होंगी, बट यहाँ कुछ और पूछा है, यहाँ जो पूछा है उसके हिसाब से मुझे आंसर देना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, क्वेश्चंस भी बहुत बारीकी से, बहुत दिमाग लगा के डिज़ाइन किए गए हैं। आप थोड़ा सा कोशिश करिए, समझिए कि कौन से लेवल पे आपको कौन सी चीज़ पूछी जा रही है, ठीक। स्ट्रीम ऑफ, यही मेरी फाउंडेशन सीरीज़ होती तो मैं आपसे पूछती स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किससे रिलेटेड है, बट ये हमारी मास्टर सीरीज़ है जिसमें हम डीप डाउन कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किससे डिस्क्राइब हो रही है, जो मैंने आपको बताया भी है, ठीक। अब इसमें आप एलिमिनेशन लगा पा रहे हैं क्या, बताइए, लगा पा रहे हैं? चलिए आंसर कमेंट डाउन करिए, क्योंकि मैं आपके आंसर्स देखूंगी, पढ़ूंगी, आपको क्या करना है, ऐसे करना है पेपर 2 और उसके 1 का जो भी आंसर है ABCD, वैसे करके आपको ABCD में आंसर दे देने हैं।
सेकंड का अगर मैं देखूँ टीएस इलियट का जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, वो क्या कहता है, क्या मतलब होता है उसका, ये बताना है आपको। जेम्स जॉइस का अल्सिस जो स्ट्रक्चर्ड है एज अ पैरेलल टू विच एंशिएंट टेक्स्ट, ये बताओ। ये तो अभी यार बताया, अभी बताया मैंने, बताओ। चौथा ऑप्शन नहीं दिखाऊंगी, तीन ही में बता दो। चलो चौथा, वर्जीनिया वुल्फ क्रिटिसाइज एडवर्डियन नोवेलिस्ट विल्स वेनेट गिल्सबर्थी एज मेटेरियलिस्ट इन विच एसे, बताओ। ये बताया है मैंने अभी, अभी लास्ट में, अभी अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ है, बताओ। हु कॉइंड मोटो मेक इट न्यू, मेक इट न्यू तो आज मैंने इतनी बार बोला है कि आपको एज अकाउंट याद ही हो गई होंगी, इसका आंसर तो मैंने बता दिया। छठा, Eliot dedicated wasteland to Aja Pound in the phrase Il Miglior Favoro. This phrase means, बताओ। अगला, उसमें भी आप तीन ही में बता सकते थे आंसर। Which of the following is not one of the 5 sections of T.S. Eliot's Wasteland? अब यहाँ पे बच्चे जिनको नहीं आता वो घूम जाएंगे, मुझे बताओ जो उनके 5 हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है इसमें। अगर आप रोज का रोज पढ़ के ये आंसर्स दे रहे हैं तो समझिए आप एक रिदम में आ चुके हैं, मुबारक हो, आप तैयारी कर रहे हैं। इन टी.एस. इलियट्स क्रिटिकल एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट पोइट्री इज डिस्क्राइब्ड एज, ये आया है एक अच्छा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैचेस द मॉडर्निस्ट कॉन्सेप्ट विद इट्स ओरिजिनेटर, बताओ कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, इसके आंसर आपको देने हैं, ए ओनली, बी एंड डी, ए बी सी आपको देना है। ठीक है, असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन आपके लिए आया है, वो ये आया है कि मॉडर्निस्ट लिटरेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेगमेंटेड नैरेटिव एंड सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव्स। दिस फ्रेगमेंट रीजन कह रहा है कि दिस फ्रेगमेंटेशन रिफ्लेक्ट्स द फिलोसॉफिकल, कल्चरल एंड सोशल क्राइसिस जनरेटेड बाय द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड द मॉडर्न साइंटिफिक थॉट। अब बताओ, ए करेक्ट है, आर करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है, ए करेक्ट है, क्या करेक्ट है, क्या नहीं है, क्या करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन है, क्या नहीं है, जल्दी बताओ। आंसर आपको कमेंट डाउन करने हैं और आंसर आपको नहीं दिखाने वाले हैं। जो बच्चे पेपर 1 की भी तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि पेपर 1 में आज हमने रिसर्च एप्टीट्यूड किया है, जो आपको ज़रूरी है पढ़ना। और इन केस अगर आप उसमें रेगुलर नहीं है तो सुबह सुबह आया करिए आप 10-11 बजे के टाइम, तो आपको वीडियो रोज़ की रोज़ मिलेगी पेपर 1 की, जो आपको कवर करनी है। बाकी आपको लास्ट मिनट मॉडर्निज्म रिकॉल अगर कराना है तो ऐसा करा देती हूँ कि मॉडर्निज्म का पीरियड 1890 से 45 तक हमने देखा, जिसमें मेक इट न्यू एज अ पाउंड वाला पॉइंट देखा हमने, और ये देखा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद वाला जो डिसइल्यूजनमेंट था, फ्रूड और आइंस्टीन की जो थ्योरीज थी उनकी बात चल रही थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात चल रही थी, है ना, जिसमें वुल्फ और जॉयस और इंटीरियर मोनोलॉग दोनों चीज़ें हमने पढ़ी हैं। एपिफेनी हमने पढ़ी है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हमने पढ़ा है, अल्सिस हमने पढ़ा है, जिसमें 18 चैप्टर थे, है ना, 5 सेक्शन किसमें थे, वेस्टलैंड में थे, वुल्फ्स का मिस्टर मिसेस डलवे और टू द लाइट हाउस और मॉडर्न फिक्शन, ये मैंने आपको होमवर्क में पढ़ने को कहा है। अ रूम ऑफ वंस होन भी पढ़ने को कहा है। अगला ब्लूम्सबेरी ग्रुप, जिसमें वुल्फ, फॉस्टर, फ्राई, स्टाइचिकेंस, ये सब लोग थे, और मैंने आपसे पूछा था इनकी बुक का नाम। इमेजिज्म आपको याद रखना है, वॉटिज्म आपको याद रखना है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। और पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना। और इसका अगर मैं आपको, कुछ बच्चों का होता है कि नहीं हमको तो आता है पेपर 1, तो हमें सिर्फ आंसर क्वेश्चन करा दो, तो सिर्फ क्वेश्चन उनके लिए ये है जिनका आंसर आप कमेंट डाउन करेंगे तो P1 और ऐसे 1 का ABCD ऐसे करके आप कमेंट डाउन करिएगा। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए इन केस आपको करने का मन हो, है ना। बताओ, पहला, दूसरा, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप बस वीडियो पॉज करें और आंसर दें। इन केस यू वांट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस, गो टू दैट वीडियो और उस प्लेलिस्ट पे जाओ। मैं यहाँ पे आई बटन पे ऐड भी कर दूँगी, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी, सब जगह रहेगी। आप एक बार चैनल खोलोगे तब भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, है ना।
फाउंडेशन सीरीज़, अगर फाउंडेशन अभी तक आपको लग रहा हो कि कुछ चीज़ों का नहीं आता है तो फाउंडेशन देख लो जाके। चौथा, पाँचवा, ये 5 हैं और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज की चीज़ें हमारी यहीं पे समाप्त होती हैं। डे 8 हम कंप्लीट करते हैं। दिस इज़ ऑल द डोज यू नीड। और मास्टर सीरीज़ का डे 8 में मॉडर्निज्म और रिसर्च एप्टीट्यूड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब डे 9 में कल हम देखेंगे इलियट और मॉडर्न पोइट्री का डीप टाइप। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और होपफुली आप कंसिस्टेंट रह रहे होंगे, भले ही आप कैसे भी रहें एट एनी कॉस्ट, क्योंकि हमारा मास्टर सीरीज बिल्कुल फ्री है और आपको बस क्या करनी है, डेडिकेशन दिखाना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है और पढ़ते जाना है। विद ऑल दिस होप एंड रिगार्ड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।